आज हम जिस क्राइम स्टोरी की बात करने जा रहे हैं वो दरअसल साल 1933 की है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। सोचिए, एक आदमी भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, अचानक कोई उससे टकराता है, बाह में हल्की सी चुभन महसूस होती है और वो बात वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही छोटी सी चुभन कुछ दिनों बाद उसकी मौत की वजह बनने वाली है। दरअसल 26 नवंबर 1933 को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर 20 साल के युवा जमींदार अमरेंद्र चंद पांडे अपने रिश्तेदारों के साथ पाकुड़ जा रहे थे। तभी खादी के कपड़े पहने एक शख्स उनसे टकराया और आगे निकल गया। अमरेंद्र ने तुरंत कहा कि किसी ने उन्हें कुछ चुभाया है। उस समय किसी ने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, यहां तक कि उनके खुद के सौतेले भाई बेनोयेंद्र ने भी इस मामूली घटना बताकर आगे बढ़ने की सलाह दी। लेकिन 3 दिन बाद अमरेंद्र को तेज बुखार आने लगा। डॉक्टरों ने उनकी बाह पर सुई जैसा निशान देखा। हालत बिगड़ती गई, शरीर में सूजन आने लगी और 4 दिसंबर 1933 को उनकी मौत हो गई। पहले कहा गया कि मौत निमोनिया से हुई है, लेकिन बाद में लैब रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। अमरेंद्र के शरीर में प्लेग फैलाने वाला खतरनाक बैक्टीरिया मिला। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस समय कोलकाता में पिछले 3 सालों से प्लेग का एक भी मामला सामने नहीं आया। यहीं से शुरू हुआ भारत के सबसे रहस्यमयी और सनसनीखेज हत्याकांडों में से एक का सच। दरअसल हमेशा लगता है कि इतिहास की सबसे खतरनाक हत्याएं बंदूक या चाकू से नहीं बल्कि दिमाग से की गई, और यह मामला उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। बाहर से दिखने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसी साजिश चल रही थी जिसकी कल्पना भी उस दौर में शायद ही किसी ने की हो। जांच आगे बढ़ी तो कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से भी ज्यादा खतरनाक निकली। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। जांच में सामने आया कि अमरेंद्र और उनके सौतेले भाई के बीच पैतृक संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। उनके पिता की मौत के बाद पाकुड़ रियासत कोयला खदानों और दूसरी संपत्तियों पर अधिकार को लेकर दोनों भाइयों में तनाव बढ़ चुका था। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों और अदालत में पेश सबूतों के मुताबिक बेनोयेंद्र अपने भाई को रास्ते से हटाना चाहता था ताकि पूरी रियासत उसके कब्जे में आ जाए। यही इस हत्या का सबसे बड़ा मकसद माना गया। जांच में पता चला कि बेनोयेंद्र के करीबी डॉक्टर मित्र डॉक्टर तारानाथ भट्टाचार्य ने प्लेग के बैक्टीरिया हासिल करने के लिए कई कोशिशें की थी। उस दौर में मुंबई का हैफकिन इंस्टीट्यूट प्लेग रिसर्च का प्रमुख केंद्र था। आरोप था कि रिश्वत और जालसाजी के जरिए बाहर से प्लेग के बैक्टीरिया हासिल किए गए, फिर उन्हें कोलकाता तक पहुंचाया गया। पुलिस ने होटल रजिस्टर, यात्रा रिकॉर्ड, चिट्ठियां, खरीदारी की रसीदें और कई दूसरे दस्तावेज जुटाए। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। आरोप यह था कि हावड़ा स्टेशन पर जिस शख्स ने अमरेंद्र को सुई चुभाई थी उसने दरअसल संक्रमित सीरिंज का इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि बाद में उनके शरीर में प्लेग के लक्षण दिखाई देने लगे। उस दौर में जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन जैसी चीजें आम लोगों की कल्पना से बहुत बाहर थी। इसीलिए जब यह मामला अखबारों में आया तो पूरी दुनिया में सुर्खियां बनने लगा। मशहूर पत्रिका टाइम ने इसे जर्म मर्डर कहा। विदेशी अखबारों ने इसे आधुनिक दौर के शुरुआती जैविक हमलों में से एक बताया। सोचने वाली बात यह है कि आज जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं तब भी ऐसे अपराध सुनकर हैरान रह जाते हैं। तो 1930 के दशक में लोगों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ा होगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसके बाद शुरू हुई लंबी कानूनी कार्रवाई। करीब 9 महीने तक अदालत में सुनवाई चलती है। बचाव पक्ष ने कहा कि हो सकता है अमरेंद्र को किसी संक्रमित पिस्सू ने काट लिया हो, लेकिन अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों को काफी मजबूत माना। कोर्ट ने माना कि प्लेग बैक्टीरिया मुंबई से हासिल किए गए थे और उन्हें कोलकाता तक जिंदा रखा गया था। आखिरकार बेनोयेंद्र और डॉक्टर भट्टाचार्य को दोषी ठहराया गया। शुरुआत में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई, हालांकि बाद में हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। अब इस पूरे मामले की सबसे बड़ी हैरानी आज भी वही है जो उस समय थी। जिस व्यक्ति ने स्टेशन पर अमरेंद्र को सुई चुभाई थी उसकी पहचान कभी पूरी तरह साबित नहीं हो सकी। हत्या में इस्तेमाल हुई कथित सीरिंज भी कभी बरामद नहीं हुई। यानी केस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हथियार इतिहास के अंधेरों में कहीं ना कहीं गुम हो गया था। अब यही वजह है कि इतने सालों बाद भी यह मामला लोगों को आकर्षित करता है। इतिहासकार और अपराध विशेषज्ञ इसे दुनिया के सबसे अनोखे हत्याकांडों में गिनते हैं। अगर आप गौर करें तो ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है बल्कि लालच, विरासत, सत्ता और इंसानी महत्वाकांक्षा की कहानी है। एक भाई ने कथित तौर पर संपत्ति पाने के लिए ऐसा रास्ता चुना जिसने उसे इतिहास के सबसे बदनाम अपराधियों की सूची में ला खड़ा किया। और शायद यही वजह है
कि 1933 का यह हत्याकांड आज भी भारत के सबसे रहस्यमयी और चर्चित अपराधों में गिना जाता है। जब भी इस केस का जिक्र होता है, एक सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि आखिर इंसान संपत्ति और ताकत के लिए कितना नीचे गिर सकता है। शायद इस सवाल का जवाब आज भी उतना ही मुश्किल है जितना 1933 में था। ऐसी क्राइम स्टोरीज के लिए देखते रहिए MATV न्यूज़।